हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस सेशन में, जहां पर हम बात करने वाले हैं 120 दिनों की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी न्यू एग्जाम की शॉर्ट एडवर्टीजमेंट रिलीज हो चुकी है। आप में से बहुत सारे बच्चों ने उसकी अपडेटेड वीडियो देख ली होगी। लेकिन अब आपके मन में सवाल ये होगा कि सर, क्या जो एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट 30 नवंबर की है उसके हिसाब से हम 4 महीने में प्रिपरेशन कंप्लीट कर पाएंगे? और अगर हम कर पाएंगे तो कैसे कर पाएंगे? हमारा इस टाइम पर प्लान क्या होना चाहिए? आप में से हर बच्चा डिफरेंट स्टेजेस पे होगा। कोई बिल्कुल बिगिनर होगा, कोई थोड़ी बहुत प्रिपरेशन कर चुका होगा, कोई बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर चुका होगा। तो आपने अपने आप को कैसे आगे कैरी करना है, वो सारा हम इस पर्टिकुलर सेशन में कवर करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर मेरी वॉइस आप लोगों तक क्लियर आ रही है और आप लोग मुझे क्लियरली देख पा रहे हो तो एक बार जल्दी से चैट बॉक्स पे यस लिख दीजिए, ताकि हम आगे प्रोसीड करें। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन होने वाला है और मैं कोई जल्दीबाजी नहीं करने वाला, मैं आपको आराम से गाइड करने वाला हूं। तो आप लोगों ने प्लीज एक बार जो है मुझे बता देना है कि आप लोगों को मेरी वॉइस क्लियर है। एक बार यस लिख दीजिए सारे बच्चे, जितने भी बच्चे यहाँ पर लाइव हैं सब प्लीज एक बार यस लिख दीजिए, ताकि मैं आगे प्रोसीड करूं और मैं आपको बताऊं कि हम किस तरीके से चीजों को कवर करने वाले हैं। अभी तक एक भी बच्चे ने यस नहीं लिखा है। ओके, यस, वेदांत ने बता दिया है। देखो दोस्तों, 120 दिनों की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी जानने से पहले आप लोगों को इस एग्जाम के बारे में कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तभी जाकर आप इस प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट कर पाओगे और चेक कर पाओगे कि भाई मैं राइट डायरेक्शन में हूं या नहीं हूं। और उस प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को बनाने के लिए आपके पास पीवाईक्यू डॉक्यूमेंट पक्का होने चाहिए। तो मैं अगेन रिक्वेस्ट करूंगा कि कंप्रेहेंसिव गाइड बुक डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि यहां पर आपको सॉल्व पीवाईक्यूज और डिकोडेड सिलेबस की लिस्ट मिलने वाली है, जो कि आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं कि भाई इस एग्जाम को हमें कैसे प्रोसीड करना चाहिए और हमें कैसे इस एग्जाम के लिए अच्छी स्ट्रेटेजी प्लान करनी चाहिए। देखो, यहां पर आप लोगों ने समझना यह है कि भाई जो एपीएफसी एग्जाम है या फिर जो ईओ एग्जाम है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उस एग्जाम की डिफरेंट स्टेजेस पे आपको क्या क्या चीजें फुलफिल करनी है, ताकि आप लोग वहां पर सिलेक्ट होते रहें, आप लोग उन स्टेजेस को पार करते रहें। अगर आप सबसे पहली स्टेज देखें, रिक्रूटमेंट टेस्ट, जो कि एक ऑफलाइन ऑब्जेक्टिव पेपर है, इस पर्टिकुलर पेपर में आपको 3 एरियाज या फिर 3 पिलर से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहला पिलर क्या है? जीएस कंपोनेंट, जनरल स्टडीज के कंपोनेंट, जो कि एक पॉपुलर नेम है फॉर द कंपोनेंट्स लाइक इंडियन पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन कल्चर, जनरल साइंस, इंडियन इकोनॉमी या पॉपुलेशन डेवलपमेंट ग्लोबलाइजेशन। तो इन पूरे कंपोनेंट्स को अगर हम क्लब कर लें तो एक पिलर बनता है जनरल स्टडीज का पिलर। और इस पर्टिकुलर एग्जाम को, रिक्रूटमेंट टेस्ट में आप लोगों को इस पर्टिकुलर पिलर की बहुत अच्छी वेटेज देखने को मिलेगी। बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है, लगभग 1/3 पेपर जो है वो आपका एग्जाम में इसी पिलर से आता है। तो आपको इस पिलर को काफी अच्छे लेवल पे प्रिपेयर करना होता है। सेकंड पिलर क्या है? सेकंड प्लेयर है जो पिलर है वो है ईपीएफओ स्पेशल कंपोनेंट। ये वो कंपोनेंट है जो कि जनरली हमें और एग्जाम्स में देखने को नहीं मिलते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, आप अगर आयर एंड लेबर लॉ की बात करें, आप अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग, इंश्योरेंस की बात करें, कंप्यूटर अवेयरनेस की बात करें, सोशल सिक्योरिटी की बात करें, तो ये कंपोनेंट जनरली सीएपीएफ, सीडीएस, यूपीएससी, सीएससी, सीजीएल, आरबीआई ग्रेड बी, उन एग्जाम्स में आपको देखने को नहीं मिलते हैं। तो दीज आर कॉल्ड ईपीएफओ स्पेशल, क्योंकि ईपीएफओ एग्जाम में आते हैं। और अगेन, अगर हम पुराने पेपर्स को एनालाइज करेंगे, ट्रेंड्स को देखें, तो इन कंपोनेंट्स की वेटेज आप लोगों को बढ़ती हुई दिखेगी। ये भी कंपोनेंट एग्जाम में 1/3 वेटेज होल्ड करते हैं और इनको प्रिपेयर किए बिना आप लोग एग्जाम शायद क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो सर, आप लोग चैट बॉक्स में बहुत सारे डाउट लिख रहे होंगे। अभी मैं एक बार आपको अपनी स्ट्रेटेजी बता देता हूं। अगर एंड में फिर भी आपको कोई डाउट बचेगा तो मैं आपके डाउट वहां पर फिर आंसर करूंगा। एक बार आप तसल्ली से ध्यान से मुझे सुन लीजिए, मेरी स्ट्रेटेजी एक बार सुन लीजिए कि मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूं। अगर आप सेटिस्फाइड होंगे, बहुत बढ़िया, एक बार लाइक बनेगा सबकी तरफ से। बट अगर कोई क्वेश्चन रह जाएगा तो आप पूछिएगा, मैं आपके आंसर्स को यहाँ पे रिप्लाई करके पक्का जाऊंगा। तो तीसरा एरिया है, तीसरा पिलर है क्वांट रीजनिंग इंग्लिश प्लस करंट अफेयर। अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया जो कि लगभग हर एग्जाम में हमें देखने को मिलता है, और ये भी 1/3 वेटेज एपीएफसी और ईओ एग्जाम में होल्ड करता है। दोस्तों, इन पर्टिकुलर एग्जाम्स में अगर आपने अच्छा परफॉर्म करना है या फिर इन एग्जाम्स को क्वालिफाई करना है, तो इन तीनों पिलर्स पे आपकी प्रिपरेशन एवरेज लेवल की होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई आप 2 पिलर्स को बहुत तगड़ा प्रिपेयर कर लो और तीसरे को कंप्रोमाइज कर दो, क्योंकि फिर आपसे सिलेक्शन भी आपको कंप्रोमाइज होती हुई दिखेगी। तो यहां पर ये गलती बिल्कुल भी मत करना कि भाई मैं 2 पिलर्स पे बहुत मेहनत कर लूंगा, उनको बहुत एक्सट्रीम लेवल पे प्रिपेयर कर लूंगा, तीसरा कंपोनेंट क्यों प्रिपेयर करूं, मैंने कभी पहले पढ़ा ही नहीं है, छोड़ के चला जाता हूं, तो सब ब्लेंडर हो जाएगा। क्योंकि अगर आप लास्ट ईयर एपीएफसी एग्जाम की कट ऑफ देखें, 178.33 कट ऑफ गई थी फॉर एपीएफसी एग्जामिनेशन 2023। आपको पता है ना कट ऑफ के बारे में कि 2023 में अगर मैं अनरिजर्व कैटेगरी की बात करूं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं, ओबीसी कैटेगरी की बात करूं, तो लगभग 178 कट ऑफ गई है। तो अगर आप सिर्फ 2 कंपोनेंट के भरोसे जाते हैं कि भाई मैं यूपीएससी वाला बच्चा हूं, यूपीएससी की प्रिपरेशन क्यों अफेक्ट करूं, क्यों नई कंपोनेंट प्रिपेयर करूं, मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो मैं अपने यूपीएससी वाले पिलर, ये 2 पिलर अच्छे से प्रिपेयर कर लेता हूं, तो उस केस में आप सिर्फ 80 क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करके जा रहे हो, और 80 क्वेश्चन इंटू 2.5 आपके 200 मार्क्स की प्रिपरेशन हो रही है।
और ऐसा तो होगा नहीं कि भाई यहाँ पर आप 100% एक्यूरेसी के साथ जो है 80 के 80 क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे, इतना आसान पेपर भी नहीं होता है। तो अगेन वो कट ऑफ क्वालिफाई करनी मुश्किल हो जाएगी अगर आप सिर्फ 2 ही पिलर के साथ जाते हो। तो रिक्वायरमेंट समझिए एग्जाम की, रिक्वायरमेंट ये है कि भाई तीनों पिलर्स को प्रिपेयर करना है। एवरेज प्रिपेयर करिए, एक्सट्रीम प्रिपरेशन भले ही मत करिए, लेकिन ऐसा पक्का प्रिपेयर करिए कि भाई सिंपल क्वेश्चन और मॉडरेट क्वेश्चन किसी भी कंपोनेंट का गलत ना हो। मैं बार बार ये बात बोलता हूं कि भाई यहां पर स्ट्रेटेजी यही है यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम या फिर एपीएफसी एग्जाम को क्वालिफाई करने की, कि सिंपल क्वेश्चन और मॉडरेट क्वेश्चन मेरा किसी भी कंपोनेंट का गलत ना हो। हाँ, अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन मेरे फेवरेट कंपोनेंट का भी है तो भी मुझे अवॉइड करना ताकि मेरी नेगेटिव मार्किंग ना आए। तो यहां पर ये रिक्वायरमेंट आप लोगों ने समझ ली। इंटरव्यू क्या है? एक पर्सनैलिटी चेक है जहां पर आप लोगों से ईपीएफओ के अपडेट्स के रिगार्डिंग, आपके डेफ के रिगार्डिंग, जो करंट हैपनिंग्स चल रही है उस टाइम पर आपके इंटरव्यू के टाइम पर, उसके रिगार्डिंग ओपिनियन आपका पूछ लिया, आपसे एचआर रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए, तो वो एक अलग एरिया है। लेकिन अभी हम रिक्रूटमेंट टेस्ट की बात करने वाले हैं, तो आपको एक बेसिक आइडिया लग गया होगा कि भाई अगर मैं बिगनर हूं और एपीएफसी एग्जाम को अप्रोच कर रहा हूं या फिर मैं ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहा हूं, तो मुझे अपनी प्रिपरेशन को कुछ इस तरीके से प्लान करना है कि मैं तीनों ही पिलर पर अच्छा प्रिपेयर करूं। दोस्तों क्लैरिटी है? एक बार यस लिख दीजिए अगर आपको ये चीजें समझ आ रही हैं। मुझे पता है कि भाई आप चैट बॉक्स में अपने डाउट पूछने में बिजी होंगे, बट एक बार ये चीजें सुन लीजिए क्योंकि आपके लिए बाद में बहुत काम आने वाली हैं। ये बातें आपको शायद कोई और नहीं बताएगा। आगे बढ़े। अब दोस्तों यहां पर हम पहले एक बार सिलेबस को देखते हैं, क्योंकि सिलेबस को समझने के बाद आपको आइडिया लगेगा कि भाई मेरे पास कितना बड़ा ओशियन है प्रिपरेशन करने के लिए और टाइम मेरे पास बहुत कम है। तो दोस्तों यहां पर एपीएफसी एग्जाम का सिलेबस मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, और इसमें से अगर हम कुछ कंपोनेंट्स को माइनस करते तो ई एग्जाम का सिलेबस बन जाएगा। और मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करता हूं हमेशा कि भाई आप लोगों को एपीएफसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। एक तो हायर लेवल है, लेवल 10 है, और दूसरी बात कि भाई इसकी प्रिपरेशन करके आप ऑटोमेटिकली ईयू एग्जाम के लिए रेडी हो जाएंगे। अगर आप ईयू एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे तो आपको एडिशनली 4 कंपोनेंट और प्रिपेयर करने पड़ेंगे एपीएफसी एग्जाम के लिए। लेकिन अगर बड़ी मछली को पकड़ लेते हैं तो छोटी मछली ऑटोमेटिकली कब्जे में आ जाएगी। तो यहां पर एपीएफसी एग्जामिनेशन शुड बी योर टारगेट एग्जाम, ईयू एग्जाम ऑटोमेटिकली इसमें कवर हो रहा है। तो दोस्तों 15 कंपोनेंट आप लोगों ने प्रिपेयर करने, तो काफी वास्ट सिलेबस है। इंग्लिश अपने आप में बहुत बड़ा कंपोनेंट है। करंट अफेयर कोई लिमिट ही नहीं होती, हमेशा हम सुनते भी हैं बच्चों से कि सर स्कोप लेस प्रिपरेशन है। देन फ्रीडम मूवमेंट, मॉडर्न हिस्ट्री, अगेन काफी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। इंडियन इकोनॉमी, आईआर एंड लेबर लॉ, बहुत सारे बच्चों ने कभी पढ़ा ही नहीं आईआर एंड लेबर लॉ। अकाउंटेंसी, पॉपुलेशन डेवलपमेंट ग्लोबलाइजेशन, पॉलिटी, देन नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जर्नल साइंस, ऑडिटिंग, इंश्योरेंस, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, देन आपके जो है कल्चर, स्टेट। तो काफी कंपोनेंट हैं, बट यहां पर आप लोगों को मैं एक प्लान देने वाला हूं और आप लोगों को बताने वाला हूं कि भाई किस तरीके से आपने अप्रोच करना है। तो यहां पर आपके साथ ना मैं 120 डेज का स्टडी प्लान भी शेयर करूंगा, डे वाइज डे स्टडी प्लान, कि भाई किस दिन आपको क्या पढ़ना है। तो प्लीज तसल्ली से इस वीडियो को देखिए अभी आगे, और आपके डाउट में पक्का एंड में लूंगा, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं कि भाई किस तरीके से प्रोसीड करना चाहिए। देखो आप मुझे एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बताओ कि आप में से कितने बच्चे फ्रेशर हैं जिन्होंने पहली बार अब इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट करना है, पहले कोई प्रिपरेशन नहीं कर रखी। कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट करके, आप लिख दीजिए कि भाई मैं ऑलरेडी प्रिपेयरिंग हूं। और कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको लगता है कि भाई मैंने प्रिपरेशन कंप्लीट कर लिया। मैं चैट बॉक्स देख रहा हूं, यहाँ पर जो बिगनर है उन्होंने बिगनर लिख देना है। जिनको लगता है कि भाई हाँ हमारा 40-50% जो है सिलेबस हो गया है, वो वाला जो है फिर लिख दे वहां पर कि 40-50% कवर हो गया है। और जिनको लगता है कि भाई मोर देन 70% हो गया, वो वाला ऑप्शन लिख दें। तो मैं देखना चाहूंगा कि जैसे अवधेश पांडे ने लिखा है कि यस आई एम अ बिगनर, विधान देवी यहाँ पर बिगनर लिख रहे हैं, ठीक है। बाकी बच्चों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि बीइंग अ बिगनर आप लोग पक्का इसको मेंशन कर दीजिए ताकि मुझे आइडिया हो। विशाल कुमार रिपीटर हैं, नरेश फ्रेशर हैं, बहुत बढ़िया नरेश, सन्नी भी फ्रेशर हैं। और फ्रेशर के मन में ना सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि सर पहले कोई प्रिपरेशन करी नहीं है, तो क्या 4 महीने में प्रिपेयर करके उन लोगों से कंपीट कर लूंगा जो कि पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर रिपीटर हैं। डर होता है दोस्तों मन में, मेरे मन में भी डर होगा, आपके मन में भी डर होगा, हर किसी के मन में डर होगा। डर होना लाजमी है। और मैं ये भी बोलूंगा कि भाई 4 महीने में एग्जाम निकालना आसान नहीं है, ट्रस्ट मी आसान नहीं है, क्योंकि ये बहुत सिंपल एग्जाम नहीं है, ये एक टफ एग्जाम है जिसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आपको दिन रात एक करने पड़ेंगे, तब जाकर आप उन लोगों से कंपीट करने के लिए कैपेबल हो पाओगे जो कि पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप इस एग्जाम में क्वालिफाई करने के लिए खुद को कैपेबल बना पाओगे। तो यहां पर आपकी जो सिलेक्शन है वो हो सकती है 4 महीने की प्रिपरेशन से भी, बट आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत एफर्ट डालने पड़ेंगे, ठीक है। अब प्रोसीड कैसे करना है, देखिए आज मैं आपसे बोलूंगा कि भाई आज 0 डे है। 0 डे का मतलब क्या है कि आज आपको अपना एक्चुअल लेवल टेस्ट करना है कि भाई मैं इस पूरी प्रिपरेशन जर्नी में कहां पर स्टैंड करता हूं। क्योंकि इस पर्टिकुलर एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आपको अपनी प्रिपरेशन के बारे में सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए, अपने लेवल के बारे में सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए, कि तभी आप ऑनेस्टली प्लान बना पाओगे कि यार हाँ मैं तो इस लेवल पे स्टैंड करता हूं, आगे बढ़ने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा। अगर वो पॉइंट्स आप आइडेंटिफाई कर लोगे फिर आप उनको प्लान के थ्रू कवर भी कर पाओगे। तो यहां पर आज 0 डे है। मैं हर एक बच्चे से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई आप एक बार अपना स्टेटस चेक करिए,
कैसे स्टेटस चेक करिए कि भाई आपको मैंने ऑलरेडी एपीएफसी और एग्जाम का पेपर डाउनलोड करने के लिए बोल दिया है। आप इस गाइड बुक को डाउनलोड करके एपीएफसी 2023 का पेपर अपने पास रख लीजिए। जब आप एपीएफसी 2025 का पेपर डाउनलोड करेंगे, सॉरी 2023 का पेपर डाउनलोड करेंगे, तो उसको आप सॉल्व करेंगे। अब इस टाइम पर आपको कुछ कंपोनेंट्स ऑलरेडी आपको लगता होगा कि मुझे आते हैं, कुछ कंपोनेंट आपको लगता होगा कि मुझे प्रिपेयर करने हैं। तो आपने सबसे पहले तो ये चेक करना है कि जो कंपोनेंट मुझे लगता है मुझे आते हैं वो कितने अच्छे आते हैं, कितने क्वालिटी आते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास चंदन है, ठीक है, चंदन यूपीएससी एस्पिरेंट है। अब चंदन ने जब इस पर्टिकुलर एग्जाम का सिलेबस देखा होगा तो चंदन को फीलिंग आई होगी कि यार मैंने ना पॉलिटी प्रिपेयर कर रखी है, इकोनॉमी प्रिपेयर कर रखी है, जनरल साइंस प्रिपेयर कर रखी है, सीसेट में क्वांट रीजनिंग प्रिपेयर कर रखा है, मैंने जो है इंडियन इकोनॉमी प्रिपेयर कर रखी है, मैं करंट अफेयर प्रिपेयर कर रहा हूं यूपीएससी की प्रिपरेशन में, तो ये तो मैंने ऑलरेडी कवर कर रखा है। और चंदन जी को ये भी आइडिया लग गया होगा कि भाई मैंने अकाउंट्स प्रिपेयर करना है, ऑडिटिंग प्रिपेयर करना है, आईआर एंड लेबर लॉ प्रिपेयर करना है। बट चंदन भाई जो कंपोनेंट आपको लगते हैं कि आपको आते हैं वो कितने अच्छे आते हैं फॉर द एपीएफसी एग्जाम, ईओ एग्जाम। तो एग्जाम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी प्रिपरेशन चेक करनी पड़ेगी। तो यहां पर वो प्रिपरेशन कैसे चेक होगी? जब आप एपीएफसी 2023 का पेपर डाउनलोड करके उन कंपोनेंट के क्वेश्चन सॉल्व करोगे जो आपको लगता है आपको आते हैं। समझ रहे हो आप मेरी बात? चंदन आपको क्लियर है कि भाई सर पहले मैं जो कंपोनेंट मुझे लगता है मुझे आते हैं पहले उनमें भी अपना लेवल चेक करूंगा कि भाई कितना लेवल है मेरा, कितने पानी में हूं मैं एपीएफसी एग्जाम के हिसाब से, ईओ एग्जाम के हिसाब से। तो एक बार आप ये पेपर देके देखिए ताकि आपको इनका भी आइडिया लग जाए कि भाई आप कहां पर स्टैंड करते हैं, फिर हमारी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बनेगी। अगर यहां पर आप अगर 40 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उन कंपोनेंट्स के जो आपको ऑलरेडी आते थे, आप 30+ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कैपेबल हैं, आप सॉल्व कर पा रहे हैं, तो बहुत बढ़िया भाई। फिर तो आप इन कंपोनेंट्स को रिवाइज करते रहिए, आपको नया कुछ नहीं पढ़ना है। लेकिन अगर हमारा नंबर 30 से कम है तो इन कंपोनेंट्स की प्रिपरेशन अभी कंप्लीट नहीं है। जो आपको लग रही थी कंप्लीट है उनको कंप्लीट करना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप? चंदन आई होप आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा, बाकी बच्चों को भी एक आइडिया लग गया होगा। दोस्तों इसी तरीके से अप्रोच करना चाहिए। हम क्या करते हैं पता है आपको? यार एपीएफसी एग्जाम आ गया, बुक बता कौन सी पढ़नी है, और बुक खरीदने गए और बुक पढ़ने बैठ गए। दोस्तों एक बार चीजों को समझ तो लीजिए, क्योंकि बाद में आप फिर दोबारा रिपीट करोगे एक्सरसाइज कि भाई मैं चीज़ों को समझ लूँ, मैं शायद गलत प्रिपरेशन कर रहा था। तो मेरा पर्पस इस पर्टिकुलर सेशन में आपको सिर्फ स्ट्रेटेजी प्रोवाइड करना नहीं है, एक गाइडेंस देना है ताकि भाई आप राइट ट्रैक पर प्रिपरेशन कर पाओ। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि भाई हमें अपना स्टेटस चेक करने के बाद क्या पता लगेगा। 3 चीजें पता लगेंगी। ये पता लगेगा कि भाई मैं बिल्कुल फ्रेशर हूं, मुझे सारे के सारे कंपोनेंट बिल्कुल स्क्रैच से प्रिपेयर करने हैं, मैंने पहले कभी किसी एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं करी है, मैंने इसी एग्जाम के बारे में पहली बार सुना है और इसी से मैं अपनी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा हूं। तो मैं बिल्कुल 0 लेवल पे हूं और अब मुझे प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। बताओ मेरी स्ट्रेटेजी क्या होगी? दूसरा बच्चा क्या होगा कि सर मैंने सिलेबस चेक कर लिया है, मैंने अपने सीजीएल एग्जाम की प्रिपरेशन में, सीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन में, आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम की प्रिपरेशन में, नबार्ड ग्रेड एग्जाम की प्रिपरेशन में, आरआरबी एनटीपीसी की प्रिपरेशन में, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन में कुछ स्टेप्स, कुछ पोर्शन ऑलरेडी कवर कर लिया है और कुछ पोर्शन और कवर करना है। क्लैरिटी मिली कि भाई कहां पर स्टैंड कर रहा हूं कि लेस देन 50%, अराउंड 40%, अराउंड 30% प्रिपरेशन है, लेकिन बाकी कंपोनेंट प्रिपेयर करने हैं। और कौन सा बच्चा एक और भी होगा तीसरी कैटेगरी का, जिसको लगता होगा कि भाई सर मैंने काफी सिलेबस प्रिपेयर कर लिया है, मैंने 2023 में भी एग्जाम दिया था, मैं ठीक ठाक लेवल पे हूं, अब बताओ मेरी स्ट्रेटेजी क्या होगी। तो आप इन तीनों कैटेगरी में से कौन से केसेस में फॉल कर रहे हो, एक बार मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताइए। केस 1, केस 2, केस 3, कौन से केस में हो? सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी यहाँ पर 57 के 57 बच्चे हैं, सभी से मेरा निवेदन है कि भाई एक बार अपनी कैटेगरी बता दो। अभी आपने पेपर दिया नहीं होगा, मुझे पता है, डे 0 अभी हुआ नहीं हमारा, बट फिर भी एक आइडिया तो होगा कि मैं 0 कैटेगरी में हूं, 2 कैटेगरी में हूं, 3 कैटेगरी में हूं, 1 2 3 में। कौन सी कैटेगरी में? हर्ष आप कौन सी कैटेगरी में हो? चंदन आप बताइए मुझे, रोहित कोंडल आप बताइए, आशीष, साई किशोर, विशाल, सभी से मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज अपना लेवल बताइए दोस्तों। ठीक है, मैं अगेन बार बार कह रहा हूं कि अच्छी प्रिपरेशन करने के लिए पहले सेल्फ अवेयरनेस जरूरी है, क्योंकि अगर वो पता है कि भाई मैं कहां पर स्टैंड कर रहा हूं तभी आप चीजों को, जो चीजें बची होंगी उसके हिसाब से प्लान कर पाओगे। ओके, माइक केस 1, विशाल पॉल केस 2, क्लियर माइंडसेट केस 1, नरेश केस 1, अवधेश केस 2, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं, काफी अच्छे लेवल पे हो भाई। अगर केस 2 केस 3 में हो तो दिक्कत वाली बात ज्यादा नहीं है। केस 1 वालों को थोड़ी टेंशन होगी कि सर इतना बड़ा सिलेबस और लिमिटेड टाइम कैसे मैनेज करें, हम बात करते हैं। देखो दोस्तों, अगर आप बिगिनर हो, सुनिए ध्यान से, अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड आपके लिए आ चुकी है, इसको ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। अगर आप बिगिनर लेवल पे हो, अभी आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, तो आप लोगों को पता है कि भाई एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट, जो कि इंफॉर्मेशन बार बार आ रही है कि 30 नवंबर 2025 हो सकती है। आज क्या डेट है? आज आप सेशन जब देख रहे थे तब है 24 जुलाई या 23 जुलाई लगा लो, 23 जुलाई 2025। आज की दिन माफ कर देते हैं भाई, डे 0 है, कल से प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। तो 24 जुलाई 2025 से 30 नवंबर 2025, इतना ही टाइम है हम लोगों के पास रिक्रूटमेंट टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए। इतना ही टाइम है ना। इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हमें बहुत सारा सिलेबस प्रिपेयर करना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें
कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपना टाइम पर डे प्रिपरेशन में बढ़ाना पड़ेगा और हमें वो टाइम भी बचाना पड़ेगा जो कि हम किसी और एक्टिविटी में वेस्ट कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि यूज़ कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम चाय पीने गए 15 मिनट, हम ऑफिस में लंच कर रहे हैं आधे घंटे, वो टाइम भी हमें यूटिलाइज करना पड़ेगा प्रिपरेशन के लिए, तब जाकर हम इस एग्जाम के लिए अच्छे से सिलेबस कवर करके रिवाइज कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए जो स्टडी प्लान आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, वहाँ पर मैं एटलीस्ट 6 घंटे तो आपकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट चाहता हूँ प्रिपरेशन में। इसके अलावा मैं चाहता हूं कि भाई वो टाइम जो आप वेस्ट कर रहे होते हैं छोटी मोटी एक्टिविटीज़ में, या फिर आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप ईयरफोन लगा के या फिर किसी और तरीके से वीडियो देख सकते हैं, तो आप वो काम भी यूटिलाइज करिए, वो टाइम भी आप यूटिलाइज करिए। तो यहाँ पर जो स्टडी प्लान है मैंने उसको 2 शिफ्ट में डिवाइड किया है। एक मॉर्निंग शिफ्ट है। मॉर्निंग शिफ्ट से मेरा मतलब ये नहीं कि मॉर्निंग में पढ़ना है। मॉर्निंग शिफ्ट से मेरा मतलब ये है कि भाई आप उस दिन प्रिपेयर करिए, उस टाइम प्रिपेयर करिए इन कंपोनेंट्स को जब आप फ्रेश हैं, जब आपकी कंसंट्रेशन हाई हो सकती है, जहां पर आप थके हुए नहीं है, आपका माइंड रिलैक्स है और आप बहुत एनर्जी के साथ, बहुत एंथुसियाज्म के साथ इस प्रिपरेशन को कर सकते हैं। तो यहाँ पर मॉर्निंग शिफ्ट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जनरली लोग जो जॉब पे जाते हैं वो मॉर्निंग में उठ के थोड़ा फ्रेश फील करते हैं। जॉब से आने के बाद तो वैसे ही थके होते हैं, बहुत परेशान होते हैं पूरे दिन की एक्टिविटीज से। तो यहाँ पर मॉर्निंग में फ्रेश टाइम पे आपको इन कंपोनेंट्स को प्रिपेयर करना है, जहां पर अकाउंटेंसी है, इंडियन इकोनॉमी है, लेबर लॉ IR है, इंडियन पॉलिटी है, साइंस है, ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस है। ऐसे कंपोनेंट जहां पर आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी ज्यादा डिजायर्ड है। ठीक है। अब इवनिंग में भी कुछ कंपोनेंट हैं जहां पे आपको लगेगा कि भाई हाई कंसंट्रेशन डिजायर्ड है, बट यहां पर हमारे पास टाइम लिमिटेड है, हमें एक दिन में 2 कंपोनेंट उठाने ही पड़ेंगे। अगर हम 120 दिन में पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के बारे में सोच रहे हैं, रिवीजन के बारे में सोच रहे हैं, प्रैक्टिस के बारे में सोच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मैंने कुछ कंपोनेंट जैसे इंडियन कल्चर हेरिटेज, हाई कंसंट्रेशन डिजायर्ड तो है बट यहां पर टाइम स्लॉट में नहीं बन रहा, तो हमने इसको इवनिंग में रख लिया है। लेकिन बाकी कंपोनेंट्स आप ऐसे देखेंगे जो कि आप थके होने के बावजूद भी इवनिंग में कवर कर सकते हैं। इवनिंग का मतलब यहां पर क्या है, सिंबॉलिक मीनिंग है कि वो कंपोनेंट्स जो आप थकान के बावजूद, थके होने के बावजूद या प्रेशर के बावजूद भी कवर कर सकते हैं, जहां पर हाई कंसंट्रेशन के बिना भी काम चल जाएगा, जैसे क्वांट, इंग्लिश। ठीक है। तो ये एक स्टडी प्लान, प्रैक्टिकल सा स्टडी प्लान है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत हाइपोथेटिकल है, प्रैक्टिकल सा स्टडी प्लान है कि भाई अगर आप 25 दिन डेली 3 घंटे देते हैं तो आप अकाउंटेंसी प्रिपेयर कर लेंगे एग्जाम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर आप 10 दिन इंडियन इकोनॉमी को देते हैं 3 घंटे, मतलब 30 घंटे टोटल, तो आप अगेन इंडियन इकोनॉमी एग्जाम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रिपेयर कर लेंगे। IR एंड लेबर लॉ 25 दिन अगर आप 3 घंटे देते हैं तो प्रिपेयर हो सकता है। इंडियन पॉलिटी अगेन 20 दिन, मतलब 60 घंटे। अगर मैं साइंस की बात करूं अगेन 30 घंटे। तो मैं आपको अभी आगे इनका डिटेल्ड वर्जन भी दिखाऊंगा कि भाई हर दिन क्या प्रिपेयर करना है। तो एक ब्रॉड प्लान है बिगिनर के लिए। ठीक है। ऐसे क्वांट 25 या 75 घंटे, इंग्लिश 15 या 45 घंटे, सोशल सिक्योरिटी एटलीस्ट 3 घंटे क्योंकि 5 ही एक्ट प्रिपेयर करने हैं, इंडियन कल्चर बड़ा कंपोनेंट है तो 30 या 90 घंटे। ठीक है। ऐसे मैंने आपको टाइम दिया है, तो आप लोग इस पर्टिकुलर स्टडी प्लान को फॉलो कर सकते हो। हाँ, अगर कोई कंपोनेंट आपको ऑलरेडी आता है, आपको लगता है कि भाई मैं कंफर्टेबल हूं इंग्लिश में, मुझे लगता है कि मुझे इंग्लिश ऑलरेडी आती है, तो भाई इसको क्रॉस मार दो, किसी और कंपोनेंट को ऊपर कर लो। तो मैं अगेन ये भी बताऊंगा आप लोगों को कि भाई ये प्लान रिजिड नहीं है कि भाई इसी प्लान को फॉलो करना है अंधे होके, नहीं। अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने स्टेटस के हिसाब से आप इस प्लान को ट्वीक कर सकते हो, कंपोनेंट्स को ऊपर नीचे कर सकते हो। बट दोस्तों ये ब्रॉड प्लान है जो कि एक बिगिनर जिसको कुछ भी आइडिया नहीं वो फॉलो कर सकता है। अब दोस्तों जो टाइम आपको लगता है कि सर मैं जो है ऑफिस के टाइम में जो है टाइम निकाल सकता हूं, या फिर मैं ये कर सकता हूं, वो कर सकता हूं, उसको याद रखना है कि करंट अफेयर की जो प्रिपरेशन होगी वो उसके वेस्ट होने वाले टाइम को यूटिलाइज करके होगी। फॉर एग्जाम्पल, जब आप चाय पीने गए या फिर फ्रेंड के साथ करने गए, तो आपको वैसे करना तो नहीं चाहिए, बट अगर फिर भी करने गए तो उन 15 मिनट में आपने करंट अफेयर की वीडियो लगा ली। या फिर आप लंच कर रहे हैं तो न्यूज़पेपर सामने खोल लिया, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस अगर इंग्लिश मीडियम से प्रिपरेशन कर रहे हो, या दैनिक जागरण अगर हिंदी मीडियम से प्रिपरेशन कर रहे हो, और वहां पे न्यूज़ पढ़ ली। तो वो टाइम यूटिलाइज करना है आप लोगों ने। क्यों दोस्तों? क्योंकि ये टाइम आपको हेल्प करेगा करंट अफेयर को भी पैरेलली प्रिपेयर करने में, अदरवाइज इसके लिए टाइम निकालना आपके लिए भारी पड़ जाएगा। तो ये एक ब्रॉड स्टडी प्लान है। अब इसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं ताकि आप लोगों को क्लैरिटी आए। मैं केस 2 और केस 3 वालों के लिए भी आगे चीजें एक्सप्लेन करने वाला हूं, बट आई होप आप लोगों को मजा आ रहा हो। बट दोस्तों अगर मजा आ रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ हम एक फ्लो में चल रहे हैं और आप लोगों की जो क्वेरीज हैं वो अंडरस्टैंड जो है रिजॉल्व होती जा रही हैं, तो ये सेशन पक्का शेयर करना और सबने लाइक करना है। ठीक है। मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि शेयर करिए सेशन को, लाइक करिए सेशन को, ताकि हर बच्चे के पास जो कि इस एग्जाम की तैयारी करने के लिए उत्सुक है और अच्छी प्रिपरेशन करना चाहता है उसको स्ट्रेटेजी पता लगे। कंपटीशन नहीं, पॉजिटिव कंपटीशन की जो है आपको डायरेक्शन में जाना है। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि इस स्टडी प्लान को हमें कैसे फॉलो करना चाहिए। देखिए मैं पहले बात कर रहा हूं डे 1 to 20 की। ठीक है, सॉरी 1 to 25 है। पहले 25 दिन हमारे किसके लिए हैं? अकाउंटेंसी के लिए। तो 25 दिन हमें अकाउंटेंसी पढ़ना है, जहां पर जो पोर्शन मैंने रेड कर रखा है वो आप अवॉइड कर सकते हैं। नो डाउट वो डिकोडेड सिलेबस का पार्ट होगा,
क्योंकि पास्ट में हमें कुछ क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं लेकिन वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि भाई हमें उन्हें प्रायोरिटी में प्रिपेयर करना है, फिर अपना पूरा टाइम उन पर डिवोट करना है। तो जो पोर्शन मैंने रेड कर दिया है उसका अवॉइड कर सकते हैं, जो पोर्शन रेडिड नहीं है वो आपको पक्का प्रिपेयर करना है विदाउट एनी मिस। तो अकाउंटेंसी में डे 1 से लेकर डे 25 आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, देन थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन पार्ट 1, ट्रायल बैलेंस, बिल ऑफ एक्सचेंज, ये जो टॉपिक्स मैंने पहले बताए हैं यहां तक, ये दोस्तों एक तरह का फाउंडेशन रॉक है जो अकाउंटेंसी में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं भी हो, आपको लगता है कि सर मैं नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड को कैसे अकाउंटेंसी को पढ़ूंगा, तो मैं आपसे फिर भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अकाउंटेंसी को पढ़ने के लिए, इनको अच्छे से स्कोर करने के लिए आपने ये चैप्टर्स तो बहुत ढंग से पढ़ने हैं। ये जो चैप्टर हैं ये आपकी फाउंडेशन बनाएंगे और आपको हेल्प करेंगे बाकी पोर्शन जो है समझने में। और इवन अगर एग्जाम की रिक्वायरमेंट भी आप देखो तो अराउंड 50% पेपर आपको इन पर्टिकुलर एरिया से देखने को मिलेगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो आपको कवर करना ही करना है। और यहाँ पर मैंने आप लोगों को काफी टाइम भी डिवोट करने का मौका दिया है, 12 दिन लगभग दिए हैं ताकि आप इनको अच्छे से प्रिपेयर कर पाओ। दोस्तों एक और बात कि भाई हर पर्टिकुलर दिन, जैसे अगर आप हमारे कोर्सेज में भी देखो तो हमने चैप्टर वाइज क्विज आप लोगों को प्रोवाइड कर रखे हैं। हर चैप्टर को पढ़ने के बाद आपने उसका क्विज पक्का देना है, क्योंकि भाई हमें आगे दौड़ पीछे छोड़ वाली कहानी फॉलो नहीं करनी है। हम जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं हमें चेक करना है कि भाई हमने क्वालिटी प्रिपेयर किया है या नहीं किया है, और हर दिन वो चेक करेंगे। अगर आपको मैंने 3 घंटे पढ़ने के लिए बोला है तो 2 घंटे 40 मिनट, 2 घंटे 45 मिनट हम थ्योरी पढ़ेंगे और 20 मिनट 15 मिनट हम क्विज देंगे ताकि हम अपनी प्रोग्रेस चेक करते रहें। तो यहाँ पर डेली क्विज, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग उसका क्विज दिया, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग उसका क्विज दिया, रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन पार्ट 1 पढ़ा जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसका क्विज दिया, ट्रायल बैलेंस पढ़ा, बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ा जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है उसका क्विज दिया। फिर दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक आते हैं जैसे अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, टफ है, टाइम लगेगा लेकिन पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम की रिक्वायरमेंट है। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर इन्वेंट्री, स्टैंडर्ड फॉर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, पढ़ना पड़ेगा अच्छे से और टाइम यहाँ पर आपको डिवोट करना है और क्विज सॉल्व करते रहना है। एंड दोस्तों एक और इस प्लान में आपको एक चीज दिख रही होगी कि कुछ पर्टिकुलर डेज के बाद मैंने रिवीजन वाला स्लॉट रखा है। देखो अगेन 120 दिनों में क्या पढ़ें और क्या छोड़ें और सर रिवाइज कैसे करें, ये दिक्कत हर बच्चे को होती है। तो हमारा काम अगेन यही है कि रिवीजन हमें बाद में प्लान नहीं करनी है, सब कुछ कवर करने के बाद हमें साथ साथ रिवीजन करके जो है चलना है ताकि हम जब भी एग्जाम आए उसके लिए रेडी खुद को पाएं। तो सर यहाँ पर कोशिश ये करिए कि भाई हर 3-4 दिन बाद जो भी आपने 3-4 दिन में पढ़ा है, 5 दिन में पढ़ा है, उसको आप रिवाइज कर लें ताकि आप वहाँ पर फिर अच्छा जो है अपना रिजल्ट देख पाएं। तो ये रिवीजन वाला प्लान ऐसे मैंने आप शेयर किया, तो सारे चैप्टर आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएंगे। ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड रेशियो एनालिसिस अच्छे से पढ़ना है। और इसके लिए बेस्ट सोर्स क्या है कि भाई अगर आप क्लास 11th 12th की एनसीईआरटीज पढ़ लें, गुड इनफ। बट अगर वो बुक्स आपको कम्प्लेक्स लगती हैं पढ़नी तो आप डॉक्टर डी के गोयल की जो बुक आती है अकाउंटेंसी की, इसको क्लास 11th एंड 12th की फॉलो कर सकते हैं। अच्छी बुक है और आपको एग्जाम की रिक्वायरमेंट मीट करने में हेल्प भी करेगी। ठीक है, क्लैरिटी है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एक और कंपोनेंट की जो है बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। दोस्तों अकाउंटेंसी की मैं आपको शायद वेटेज नहीं बता पाया, अकाउंटेंसी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हर बच्चे ने पक्का प्रिपेयर करना है और वेटेज इंक्रीज हो रही है। अगर मैं 2015 का यूपीएससी एग्जाम देखूं तो हार्डली 2 या 3 क्वेश्चन अकाउंटेंसी से आए थे, लेकिन 2023 के एग्जाम में आप लोग बिलीव नहीं करेंगे कि अराउंड 14-15 क्वेश्चन अकाउंटेंसी से आए हैं। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट हो गई है, 120 में से अगर 15 क्वेश्चन एक कंपोनेंट से आ रहे हैं तो कैसे मिस कर सकते हैं। सिमिलरली जो कंपोनेंट अब आपके सामने है, न्यूमेरिकल एबिलिटी या फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कह लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अराउंड 15 क्वेश्चन आपको यहां से भी देखने को मिलेंगे, तो इसमें आपने पूरा फोकस रखना है और अच्छे से अपनी प्रैक्टिस प्लस स्पीड, प्रैक्टिस से स्पीड और एक्यूरेसी दोनों पे आपने जो है स्ट्राइक करना है ताकि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएं। यहां पर भी जो टिपिकल टॉपिक हैं उनके डेज मैंने मेंशन कर दिए हैं। नंबर सिस्टम उसका क्विज देना है, एलसीएम एचसीएफ क्विज देना है। तो क्विज से मेरा मतलब है प्रैक्टिस, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग ना नॉलेज इन यूपीएससी एग्जाम इज नॉट इक्वल टू सिलेक्शन। आप अगर सिलेबस कंप्लीट करके जाते हैं आपकी सिलेक्शन नहीं होने वाली, क्योंकि ये एग्जाम एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज डिमांड करता है, ना कि सिर्फ नॉलेज। अगर आपको अपनी नॉलेज को अप्लाई करना आता है तो आप काफी अच्छा रिजल्ट लेकर आ पाएंगे। डिफरेंट जगह से आपने जो मटेरियल पढ़ा है उसको यूटिलाइज करके, कंसोलिडेट करके अगर आप क्वेश्चन में अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं तभी आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो एलसीएम एचसीएफ उसका क्विज, परसेंटेज उसका क्विज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, रेशियो प्रोपोर्शन, टाइम वर्क, पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड डिस्टेंस, अगेन डेज सामने जो है मैंने मेंशन कर रखे हैं। और यहाँ पर रिवीजन का मतलब ये नहीं कि भाई आपने सिर्फ रिवाइज करना है, फॉर्मूले रटने नहीं, आपने फॉर्मूले एक बार देख के उनके ऊपर अगेन एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं। देन दोस्तों बोर्ड स्ट्रीम, एवरेज, मिक्सचर एलिगेशन, मेंसुरेशन, 2D 3D, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, डाटा इंटरप्रिटेशन, मिसलेनियस टॉपिक जैसे बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हो गया और हाइट एंड डिस्टेंस हो गया जो कि हम लाइव क्लासेस में कवर भी करेंगे, वो भी आप लोग यहाँ से कवर करेंगे। और अगेन देखो तो क्वांट में ना कोई एक सिंगल टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको लगभग एग्जाम में हर एक टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर क्वांट में कोई भी कसर मत छोड़िएगा। एंड क्वांट के लिए एक अच्छा सोर्स क्या होगा,
आए तो आप कोई कोर्स से प्रिपरेशन कर लें, या फिर अगर आप कोर्स से प्रिपरेशन नहीं करने वाले हैं तो आप डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल की बुक फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों। अब बात करते हैं एक और कंपोनेंट की, जो है इंडियन इकोनॉमी। देखो एज सच एपीएससी री एग्जामिनेशन में कंपोनेंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में हमें देखने को मिलता है, बट प्रिपेयर तो करना ही है, क्योंकि एपीएससी एग्जाम में हमें लगभग 2-3 क्वेश्चन और ये एग्जाम में हमें लगभग 6 क्वेश्चन देखने को मिले। तो यहाँ पर मैंने 10 डेज एलोकेट किया है, क्योंकि 30 आवर्स इनफ है एग्जाम के हिसाब से इस कंपोनेंट को प्रिपेयर करने के लिए। तो इंट्रोडक्शन टू डिमांड एंड सप्लाई, उसका क्विज दिया। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड टॉपिक प्रिपेयर किया, उसका क्विज दिया। मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ, जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है, डिफ्लेटर क्या होता है, ये सारी टर्म्स के बारे में क्लैरिटी ली, इसका क्विज दिया। पुवर्टी एलिवेशन इंडिया में, अन्य इंप्लॉयमेंट जनरेशन कैसे हो रही है उसके बारे में आपने पढ़ा, उसका क्विज दिया। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ी। मॉनेटरी पॉलिसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने कवर किया। उनके डिफरेंट टूल्स, क्वांटिटेटिव टूल्स क्या होते हैं, क्वालिटेटिव टूल्स क्या होते हैं, उनको कवर किया। फिर उनके ऊपर क्विज दिया, फिर रिवाइज किया जितना पोर्शन हमने प्रिपेयर किया। तो ये स्टडी प्लान आप लोगों को हर दिन कैसे आपने अप्रोच करना है उसकी गाइडेंस दे रहा है। अगेन मैं ये बोलूंगा कि ये फिक्स नहीं है, रिजिड नहीं है, आप लोग अपने लेवल के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको ट्विक कर सकते हैं। मैं आपको एक फेयर आइडिया, एक जनरल आइडिया दे रहा हूं जिसको आप अपने हिसाब से मॉडिफाई करके फॉलो कर सकते हैं। इन्फ्लेशन, फिस्कल पॉलिसी, रीजनल इकोनॉमिक कॉपरेशन, इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस लाइक वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ, देन हमारे जो इंडियन इकोनॉमी की ओपनिंग अप थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, वो हम कवर करते हैं। इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 की या फिर उसके बाद की। देन फाइनेंस कमीशन, जो लेटेस्ट फाइनेंस कमीशन है, लास्ट टाइम क्वेश्चन भी आया था, आपको प्रिपेयर करना है। तो दिस इज रिगार्डिंग इंडियन इकोनॉमी। 10 डेज 3 आवर्स इज इनफ, आप अच्छे से इसको प्रिपेयर कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं डाउट्स पक्का लूंगा। ट्रेवलिंग सोल्जर प्लीज गुस्सा मत होइए, मैं आपके डाउट पक्का लूंगा। एक बार मैं अपनी स्ट्रेटेजी बता दूं, फिर मेरा काम ही आपके डाउट रिजॉल्व करना है। ठीक है, आप एक बार स्ट्रेटेजी सुन लीजिए, क्योंकि शायद आपका कोई और डाउट यहां पे रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, जो शायद आपको बाद में परेशान करेगा। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं जनरल इंग्लिश की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। क्यों भाई? एग्जाम में 20 क्वेश्चन 120 पार्ट ए यहीं से देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों इंग्लिश में ग्रामर भी आती है, वोकेबलरी भी आती है, बट अगर हम पिछले कुछ एग्जाम्स को देखें 2021 और 2023 के, तो कुछ टॉपिक्स हमें ज्यादा जो है एग्जाम में आते हुए दिखते हैं कंपेयर टू अदर। मैंने टाइम तो सबको दिया है, लेकिन आपने जो ध्यान ज्यादा रखना है वो है सेंटेंस रीअरेंजमेंट में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, आपने रीडिंग कंप्रेhension को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। आपने इडियम, फ्रेजेस और सिनोनिम, एंटोनिम को अच्छे से प्रिपेयर करना है। बाकी टॉपिक्स आप लोग जो है टाइम के हिसाब से प्रिपेयर करते रहिए, बट इन टॉपिक्स पे आपका स्पेशल फोकस होना चाहिए। अगेन डेज, कब रिवीजन करनी है, कब आपको कौन सा टॉपिक प्रिपेयर करना है और क्विज सॉल्व करना है, ये बारे में आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे दी है। तो इसी तरीके से हर एक कंपोनेंट में आप लोगों को जो है मैंने पूरा प्लान बताया है। एक और इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ। एंड दोस्तों अगर आप ये स्टडी प्लान ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे हो ना, तो जो 8 प्रायोरिटी कंपोनेंट मैं आप लोगों को हमेशा रिकमेंड करता हूं, वो मैं आपसे पहले प्रिपेयर करवा रहा हूं कि भाई एक बार इनको प्रिपेयर कर लो, ताकि जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स बाद में बचे भी ना, वो आपको परेशान ना करें। आपको कॉन्फिडेंस मिल जाए कि हाँ यार मेजर पोर्शन मेरा प्रिपेयर हो चुका है। तो अभी हमने किस किस का देख लिया? अकाउंटेंसी 15 क्वेश्चन, हमने क्वांट देख लिया 15 क्वेश्चन, हमने इंग्लिश देख लिया 20 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स से 3-4 क्वेश्चन, लेकिन अगेन जो कंपोनेंट आया आयरन लेबर लॉ, यहां से भी एग्जाम में 15 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो यहां पर पहले ओवरव्यू ऑफ आईआर, कि भाई आईआर होता क्या है, ट्रेड यूनियन क्या है, वेजेस क्या है, सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कैसे होते हैं, कौन कौन से डिस्प्यूट अराइज होते हैं। ठीक है, आईएलओ की कन्वेंशन कौन कौन सी हमने साइन कर रखी हैं, फिर लोगों को जो है कैसे पार्टिसिपेशन मिलता है मैनेजमेंट में इंडस्ट्रीज की, वो सारे टॉपिक हम आईआर में कवर करेंगे। थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल है, आराम से कवर हो सकता है, बट दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि शॉर्ट नोट्स पक्का बना लीजिएगा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के। फॉर एग्जांपल अगर मैं ट्रेड यूनियन की बात करूं, तो किसी ने बनाई, कब बनी, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड है, कौन कौन सी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी उसका पार्ट थी, ये नोट्स आपके बनेंगे। कंट्रोल सी कंट्रोल वी मत करना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ही सिर्फ नोट्स बनाना। सुंदरता पे नोट्स पे ध्यान मत दीजिए, आप नोट्स की क्वालिटी पे ध्यान दीजिएगा, वो नोट्स आपको समझ आनी चाहिए। फिर दोस्तों यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो थ्योरी, आईआर वाला पार्ट थोड़ा कम है, आपको लेबर लॉस पे ज्यादा ध्यान देना है। 12 लेबर लॉ है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, और तभी यहां पर आपको ज्यादा टाइम लेबर लॉस में देखने को मिलेगा। मैंने सिर्फ 6 दिन आपको आईआर की थ्योरी कवर करने के लिए दिए, मतलब 18 घंटे इनफ है, बट आपको लेबर लॉ पे अपना मैक्सिमम टाइम देना है, जहां पर पहला है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, देन मिनिमम वेजेस एक्ट, इंडस्ट्रियल इंप्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर, ट्रेड यूनियन, फैक्ट्री एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर प्रोविजन एक्ट, इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर, पेमेंट ऑफ बोनस, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन एंड माइंस एक्ट। तो देखो इन पर्टिकुलर एक्ट्स के बारे में मैं आप लोगों को हल्का सा और गाइड करना चाहूंगा। देखिए ये एक्ट ना आसान नहीं है पढ़ने, ये लीगल लैंग्वेज होल्ड करते हैं, यहाँ पर बहुत सारे प्रोविजन हैं, सेक्शंस हैं, डेफिनेशंस हैं, तो इनको आप एक बार में कवर करने की अगर सोच रहे हो तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। आपको एटलीस्ट एक लेबर लॉ 3 बार पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर आप कंफर्टेबल फील करेंगे। तो यहाँ पर कोई जल्दीबाजी नहीं है,
आप लेबर लॉ पे बहुत अच्छे से फोकस दीजिएगा। एपीएससी में भी 12 क्वेश्चन, ईओ में 15 क्वेश्चन लास्ट टाइम लेबर लॉ से आए हैं, तो आपको ये पोर्शन बहुत अच्छे से तसल्ली से लगभग 3 बार पढ़ के एग्जाम में जाना है, ताकि आप यहाँ पर तो अच्छा स्कोर कर पाए। ठीक है, लेबर लॉस आप लोगों को मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की वेबसाइट से मिल जाएंगे, और आईआर वाले पोर्शन का प्याली घोष की बुक फॉलो कर सकते हो। आगे बढ़े, अब बात करते हैं सोशल सिक्योरिटी एक्ट की। तो यहाँ पर 5 एक्ट हमें और प्रिपेयर करने होते हैं। एम्प्लॉय स्टेट कंपनसेशन एक्ट, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, ईपीएफ एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट एंड पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। अगेन एक्ट इंपॉर्टेंट है पांचों के पांचों, एग्जाम में हर एक एक्ट से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो टोटल हमें 17 एक्ट प्रिपेयर करने हैं, 12 लेबर लॉ और 5 सोशल सिक्योरिटी एक्ट। आगे बढ़े, आईआर एंड लेबर लॉ के लिए सोर्स क्या रहेगा? प्याली घोष फॉर आईआर एंड मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की वेबसाइट से आपको सोशल सिक्योरिटी एक्ट प्लस आईआर दोनों के एक्ट आपको यहां से मिल जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़े। अब दोस्तों बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट कंपोनेंट की, जो है गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बेसिकली इंडियन पॉलिटी। देखिए, इंडियन पॉलिटी का सिलेबस सेम यूपीएससी प्रीलिम्स वाला है कि भाई यहाँ पर भी आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लेके प्रिपेयर करना है टिल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो यहाँ पर मैंने टाइम उसी हिसाब से जो है एलोकेट किया है। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि भाई यहाँ पर ही आप मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हो, फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हो, इंडियन प्रेम्बल पढ़ते हो, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन पढ़ते हो, तो इसमें टाइम डिवोट करिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि आगे वाली चीज आपको तभी समझ आएंगी। क्विज दीजिएगा इसका, ये टॉपिक आप अवॉइड कर सकते हो। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन इंडियन पॉलिटी, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन, यहाँ पर एफआर, डीपीएसपी एंड एफडी कवर करते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़िएगा। और यहाँ पर भी मैंने आपको लगभग 3 दिन दिए हैं, 9 घंटे इनफ रहेंगे। देन सेंटर स्टेट रिलेशन, जहाँ पर आप एग्जीक्यूटिव रिलेशन, लेजिस्लेटिव रिलेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन पढ़ते हो। उसके बाद एग्जीक्यूटिव, यूनियन एग्जीक्यूटिव कौन कौन से हैं? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, देन चीफ प्राइम मिनिस्टर, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो आप अच्छे से कवर करेंगे। और वाइस प्रेसिडेंट टॉपिक इंपॉर्टेंट हो चुका है, क्योंकि पॉलिटी और इकोनॉमी ऐसे कंपोनेंट हैं एग्जाम के जहां पर आपको करंट अफेयर बेस्ड स्टैटिक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपने अपनी प्रिपरेशन में ध्यान ही रखना है कि भाई जो चीज न्यूज में चल रही है, जैसे वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस इस टाइम न्यूज में, उससे रिलेटेड आपसे स्टैटिक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे फिर लेजिस्लेचर, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंडियन पार्लियामेंट से तो आपको लगभग 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। बिल के रिगार्डिंग क्वेश्चन हो जाएगा, या फिर किसी पर्टिकुलर मेंबर की अपॉइंटमेंट डिस्क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन हो जाएगा, तो आपने कवर ही करना है। जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, देन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, एंड सबसे एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जहां पर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आपने अच्छे से कवर करना है। ठीक है, बुक कौन सी रहेगी? इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं एक और कंपोनेंट की, इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट, जहां पर आप कल्चर वाला पोर्शन भी कवर करते हो और फ्रीडम मूवमेंट वाला पोर्शन भी कवर करते हो। देखिए, कल्चर में अगेन यहाँ पर आपको डिकोडेड सिलेबस मैंने पूरा दिया हुआ है, अलॉन्ग विद रिवीजन एंड क्विज प्लान। आपको कौन सा टॉपिक अवॉइड करना है? सिर्फ इंडियन लैंग्वेज फेस्टिवल अवॉइड करना, बाकी सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों एपीएफसी एग्जाम में हिडन सिलेबस भी है, मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन ये टॉपिक आपने पक्का डिवाइस प्रिपेयर करना है, ये स्टडी प्लान आप लोगों के साथ है। ऐसे ही आप आगे जनरल साइंस का स्टडी प्लान, जहाँ पे बेसिक केमिस्ट्री, बेसिक फिजिक्स, बेसिक बायोलॉजी आपने प्रिपेयर करनी है। 6 से 10th की एनसीईआरटीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। अरिहंत पब्लिकेशन की बुक आप फॉलो कर सकते हो। फॉर कल्चर आप नितिन सिंघानिया, एंड फॉर मॉडर्न हिस्ट्री आप जो स्पेक्ट्रम है वाय राजीव वही वो फॉलो कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हमारा आगे कंप्यूटर एप्लीकेशन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट कंपोनेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 10 क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से आते हैं। ये टॉपिक लिस्ट आपके सामने है, डेज मैंने मेंशन कर दी है, आप यहाँ से देख लीजिएगा। स्टेट एक ऐसा कंपोनेंट है जो मैं बोलूंगा कि भाई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ना चाहो छोड़ भी सकते हो। उसके बाद आता है ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस, उसका भी आपके पास स्टडी प्लान है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट वो है रीजनिंग, पीडीजी एंड रीजनिंग, वो आप जो है इस ऑर्डर में फॉलो कर सकते हो। अगेन यहाँ पर आपको डिटेल मिल जाएंगे। अब आते हैं दोस्तों केस 2 पे। ठीक है, आप में से काफी बच्चे शायद बोर हो गए होंगे, बट मैंने काफी चीजें जो है मेंशन कर दी हैं। अब दोस्तों जो चीज हम कवर करने वाले वो ये है कि भाई केस 2 स्टडीज ग्रुप वाले जो बच्चे हैं उनको कैसे अप्रोच करना चाहिए। केस 2 में कौन सा बच्चा है जिसका कुछ पोर्शन कवर हो चुका है और कुछ पोर्शन कवर करना है, लगभग 50% 40% पोर्शन कवर कर लिया है, लेकिन बाकी पोर्शन कवर नहीं किया है। तो आपको जो पोर्शन लगता है कि भाई आपको आता है और आपने चेक भी कर लिया कि भाई आपको आता है, उसकी रिवीजन करनी है, उसको अपने कंट्रोल में रखना है। लेकिन जो पोर्शन आपने कवर नहीं किया है उसकी आपके प्रिपरेशन प्लान करनी पड़ेगी। तो फॉर एग्जाम्पल आप अगर रिवीजन प्लान कर रहे हैं तो आपको जो कंपोनेंट फॉर एग्जाम्पल आते थे, अगर यूपीएससी वाले चंदन जी थे तो पॉलिटी उनको आता था, इकोनॉमी अगर उनको लगता है उनको आता है, उनको हिस्ट्री आता है, उनको कल्चर आता है, उनको करंट अफेयर आते हैं, उनको क्वांट आता है, उनको रीजनिंग आता है। तो जो उनका वीकेस्ट है, इन कंपोनेंट्स में जो वीकेस्ट है उसको सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, उसको रिवाइज करेंगे और हर कंपोनेंट को टेस्ट करके जो है आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन जो पोर्शन उन्होंने कवर नहीं किया है उनके लिए वो स्टडी प्लान ये वाला फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि ये कंपोनेंट जनरली लगभग हर बच्चे ने फॉलो नहीं कर रखे हैं और आप पीछे वाले स्टडी प्लान के हिसाब से भी उन कंपोनेंट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो प्रिपेयर कर लिया है उसको रिवाइज कर लूं और जो प्रिपेयर नहीं किया उसको अच्छे से कवर कर लूं।
ऐसे ही अगर मैं आगे बढ़ूं तो दोस्तों आपकी बेसिकली 3 शिफ्ट बनेगी प्रिपरेशन की। देखो मैं किसी भी बच्चे का एग्जांपल लेना चाहूंगा। कोई बच्चा मुझे बताएगा कि भाई वो यूपीएससी या किसी एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहा है तो कितने घंटे प्रिपरेशन कर रहा है उस पर्टिकुलर एग्जाम की। मैं आपको समझाना चाहूंगा कि भाई आप कैसे मल्टीपल एग्जाम्स को एक साथ मैनेज कर सकते हो। मतलब आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, उस प्रिपरेशन को अफेक्ट नहीं करना चाह रहे होंगे, और एपीएफसी एग्जाम के बारे में भी उनके मन में लड्डू फूट रहा होगा। तो कैसे हम प्लान करें प्रिपरेशन को अगले 3-4 महीने, ताकि हमारा यूपीएससी भी इफेक्ट ना हो और एपीएफसी भी साथ में कवर हो जाए, वो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। तो कोई ऐसा बच्चा है जो कि एपीएफसी या फिर यू एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है और यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर रहा है, तो वो अपने यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन के आवर्स मेंशन कर दीजिए प्लीज। अगर नहीं कर रहे कोई बात नहीं, मैं एग्जांपल लेता है हाइपोथेटिकल कि भाई मिस्टर एक्स है, वो यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, और 10 आवर्स डेली पढ़ते हैं। मैं यहीं पर ही दिखा देता हूं आप लोगों को कि मिस्टर एक्स जो है वो यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और 10 आवर्स डेली पढ़ते हैं। तो 10 आवर्स की अगर वो प्रिपरेशन डेली कर रहे हैं यूपीएससी की, तो उनकी पहली शिफ्ट लगभग 35% टाइम, 3.5 घंटे डेली उनका डिवोट करना है उन कंपोनेंट में जो कि उनके यूपीएससी एग्जाम में ही आते हैं, एपीएफसी एग्जाम में नहीं आते हैं। फॉर एग्जांपल ऑप्शनल, एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड, इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है, फिर हमारा एनवायरमेंट हो गया, वर्ल्ड हिस्ट्री हो गई, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गई, गवर्नेंस हो गया। तो इस पर्टिकुलर शिफ्ट में आप अपने यूपीएससी यूनिक कंपोनेंट प्रिपेयर करें ताकि आप उनको भी रेडी कर पाए। सेकंड शिफ्ट उन कंपोनेंट की जो कि अगेन 35% टाइम आपका लेगी, लगभग 3.5 घंटे लेगी, जहां पर आप उन कंपोनेंट्स को प्रिपेयर करें जो एपीएफसी में भी आते हैं और यूए में भी आते हैं। क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस, दोनों एग्जाम्स में काम आ जाएगी। एक प्रिपरेशन यूपीएससी एग्जाम की आपको एपीएफसी में ऑटोमेटिकली हेल्प कर देगी। और तीसरी शिफ्ट एपीएफसी यूनिक कंपोनेंट की लगभग 30% ऑफ द टाइम, लगभग 3 आवर्स डेली, जहां पर आप एपीएफसी के स्पेशल कंपोनेंट प्रिपेयर कर लीजिए। तो दोस्तों इस तरीके से आप यूपीएससी को भी मैनेज कर पाएंगे और इस एग्जाम को भी टारगेट कर पाएंगे। आई होप आपको क्लैरिटी मिल रही होगी। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि भाई अप्रोच कैसे करना है हर एक कंपोनेंट को। मैंने आपको एक आइडिया दे भी दिया है कि भाई हर एक कंपोनेंट में आपको टॉपिक की लिस्टिंग पता होनी चाहिए, आपको डिकोडेड सिलेबस पता होना चाहिए। तो टॉपिक की लिस्टिंग आप लोगों को स्टडी प्लान में दिख जाएगी, डे बाय स्टडी प्लान में, कि किस कंपोनेंट में क्या क्या प्रिपेयर करना है। आपको उसके पीवाईक्यूज हर वक्त अपने साथ रखने हैं कि भाई किस टॉपिक को किस डेप्थ में प्रिपेयर करना है। आपको इस गाइड बुक में उसका आइडिया मिल जाएगा पीवाईक्यू से डाउनलोड करके। फिर दोस्तों आपको हर एक कंपोनेंट की एक प्रॉपर अप्रोच फॉलो करनी है और उसके लिए एक प्रॉपर सोर्स फॉलो करना है, जैसे मैंने आपको बताया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको कंसिस्टेंसी से इस चीजों को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, तब जाकर आप कंफर्टेबल फील करेंगे। ठीक है, तो 4 महीने में चीजें हो सकती हैं अगर आप ढंग से चीजों को प्लान करके एग्जीक्यूट करना शुरू कर दें। ठीक है, एंड दोस्तों एक और बात की, एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया और है करंट अफेयर का। आप में से बहुत सारे बच्चों की क्वेरी होगी कि सर कहां से प्रिपेयर करें, कितने मंथ के प्रिपेयर करें, कैसे प्रिपेयर करें। देखिए, अगर आप यूपीएससी के एपीएफसी और एग्जाम को एनालाइज करें पास्ट ईयर पेपर्स को, तो आपको ऐसा एक आइडिया मिलेगा कि कुछ डायमेंशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि हमें मिस नहीं करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप करंट अफेयर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो गवर्नमेंट स्कीम्स हो गई, समिट एंड कॉन्फ्रेंसेज हो गई, इंडिसेस हो गए जैसे ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स हो गया, अवार्ड्स हो गए, मेजर अवार्ड्स, नोबेल प्राइज, भारत रत्न, रमन मैग्सेसे अवार्ड, और स्पोर्ट्स हो गए जैसे समर ओलंपिक, विंटर ओलंपिक, वर्ल्ड कप्स। ये आपके एग्जाम में पक्का आपको दिखेंगे क्वेश्चंस की फॉर्म में। तो ये 5 डायमेंशन करंट अफेयर की बहुत इंपॉर्टेंट है। और करंट अफेयर आइडियली आप लोगों ने एग्जाम से 1 साल पहले का, बट मैं कहूंगा कि भाई 1 साल का अगर नहीं प्रिपेयर कर पा रहे तो 6 महीने का तो पक्का प्रिपेयर कर लीजिए, एटलीस्ट 6 मंथ का प्रिपेयर करके जाइए। तो अगर नवंबर 2025 में एग्जाम एक्सपेक्टेड है तो आपको मई ऑनवर्ड करंट अफेयर पक्का प्रिपेयर करने चाहिए। आप अगर प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो आप इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू में से कोई भी एक न्यूज़पेपर फॉलो कर लीजिए, और कोई भी करंट अफेयर मैगजीन, विजन आईएएस की, दृष्टि आईएएस की, हमारी मैगजीन अगर आप हमारे कोर्स में है, अफेयर्स क्लाउड, कोई भी एक मैगजीन जो कि उन डायमेंशन को कवर करते हैं वो आप फॉलो करिए, ये आपके सोर्स बन जाएंगे। बट दोस्तों करंट अफेयर में न्यूज कवर करने का इसकी प्रैक्टिस करना मत भूलिएगा, उनको क्विज की फॉर्म में सॉल्व करना मत भूलिएगा। देन दोस्तों यहाँ पे 30-40 मिनट न्यूज़पेपर पे डिवोट करना है। कवर न्यूज डायमेंशन वाइज मैंने आपको बता दी कौन कौन सी डायमेंशन इंपॉर्टेंट है। डेप्थ में मत जाइए न्यूज़पेपर पढ़ते टाइम। नोट्स मेकिंग अवॉइड करिए करंट अफेयर में। आपको बेसिकली जो है करंट अफेयर रिपीटेडली पढ़ने हैं, तो जो सोर्स आप फॉलो करें उसी को बार बार रिवाइज करते रहिए। नोट्स बनाने में आपका काफी टाइम चला जाएगा, और करंट अफेयर मैगजीन से आप न्यूज़पेपर की रीडिंग को सप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, एंड दोस्तों कुछ मिस्टेक्स मैं आप लोगों को बोलूंगा कि पक्का अवॉइड करिएगा। पहली मिस्टेक कि सिलेबस एंड पीवाईक्यूज की बाउंड्री से बाहर जाना, इसको फॉलो ना करना। दोस्तों ये बाउंड्री बहुत इंपॉर्टेंट है। नो डाउट हिडन सिलेबस है, हिडन चीजें हैं, बट 90% पेपर आपको जो है उसी से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर सिलेबस और पीवाईक्यूज आपको हर वक्त गाइड करने चाहिए, यही आपकी प्रिपरेशन का बाउंड्री, प्रिपरेशन का दायरा बनाएंगे। दोस्तों एक और बात मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाई थी कि भाई बैलेंस्ड प्रिपरेशन करना अवॉइड मत करना, कि भाई एक पिलर को ज्यादा फोकस दे दिया, दूसरे पिलर को टाइम दिया ही नहीं। दोस्तों बहुत बुरा हाल हो जाएगा। तो हर पिलर को इक्वली बैलेंस करना है। जो कंपोनेंट हाई प्रायोरिटी के उनको उस हिसाब से टाइम देना है, जो कंपोनेंट लीस्ट प्रायोरिटी के उनको लीस्ट हिसाब से उस हिसाब से टाइम देना है। जैसे स्टेट आप अवॉइड कर सकते हो, लेकिन इंग्लिश आप अवॉइड नहीं कर सकते, वहाँ पे ज़्यादा टाइम दोगे। तो ये बैलेंस प्रिपरेशन आपके लिए बहुत जरूरी है। एक और बात
कि भाई अपने नोट्स कुछ कंपोनेंट में पक्का बनाने ही बनाने हैं अपनी लैंग्वेज में। जैसे मैंने बोला कि आयरन लेबर लॉ के नोट्स पक्का होने चाहिए, हिस्ट्री के पॉलिटी के नोट्स पक्का होने चाहिए, और आपके जो है अकाउंटेंसी के नोट पक्का होने चाहिए। तो शॉर्ट नोट्स पक्का बनाइए ताकि आप लास्ट मिनट में को रिवाइज कर पाएं। एंड एक और बात कि भाई अब रिवीजन को प्रोक्रेस्टिनेट मत करिएगा। आप शायद अपनी प्रिपरेशन को बहुत सारा डिले कर चुके हैं कि नोटिफिकेशन आएगी तब देखेंगे, अब परेशान हो रहे होंगे, बट इसको डिले मत करिएगा। भाई रिवीजन आपकी विद प्रिपरेशन चलनी चाहिए। 80% प्रिपरेशन करके जाओ, लेकिन अगर वो कंट्रोल में है तो एग्जाम में सिलेक्शन के चांसेस हैं। 100% प्रिपरेशन विदाउट कंट्रोल एग्जाम में सिलेक्शन के चांसेस नहीं है। तो यहाँ पर वही जीतेगा जो कि रिवाइज करके गया है। जितना भी प्रिपेयर करेगा उसके कंट्रोल में है। 70% तो अगर प्रिपरेशन है तो एग्जाम में सिलेक्शन के चांसेस वो होल्ड करेगा। दोस्तों ये एक मेरी स्ट्रेटेजी थी। आई होप आपको काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी। अब मैं आपके डाउट ले लेता हूँ। ठीक है, आपके डाउट मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई प्रिपरेशन रिलेटेड नहीं थे, आपके जनरल डाउट थे। मैं आपको वन बाय वन आपके आंसर कर देता हूँ। आप लोग अगर पहले डाउट लिख चुके हैं और चाहते हैं कि भाई मेरा डाउट जल्दी आ जाए तो आप दोबारा लिख दीजिए, मैं वन बाय वन ले लूँगा। मैं स्टार्ट करता हूँ। जो अब मुझे डाउट दिख रहा है, योजना कुरुक्षेत्र नहीं रोहित, क्यों पढ़ना योजना कुरुक्षेत्र? भाई इतना डेप्थ में नहीं जाना है, इतना वाइड नहीं जाना है प्रिपरेशन में करंट अफेयर की। ठीक है, आप एक क्वेश्चन के लिए योजना कुरुक्षेत्र पढ़ेंगे नहीं, एग्जाम में उतनी रिक्वायरमेंट भी नहीं है। आप जो मैंने 5 डायमेंशन बताई हैं वो किसी भी करंट अफेयर मैगजीन से अच्छे से कवर कर लीजिए, इट विल बी इनफ। 10 में से 8 क्वेश्चन अगर सॉल्व हो जाएंगे तो चेहरे पे खुशी आएगी ना, 80% करंट अफेयर सॉल्व करके, तो वो रिक्वायरमेंट मीट हो जाएगी। 2 क्वेश्चन के लिए आप इतनी अदर मैगजीन्स पढ़ेंगे, इट इज नॉट जो है सजेस्टेड, क्योंकि कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो नहीं होगा। ठीक है, मुझे सब्सक्रिप्शन लेना। समर्थ, अगर आप हमारे कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि भाई हमने आप लोगों के लिए 3 डिफरेंट कोर्सेज लॉन्च किए हैं। पहला है मास्टर कोर्स, कंप्रेहेंसिव कोर्स उस बच्चे के लिए जो कि फ्रेशर है, अभी तैयारी स्टार्ट करा है, केस 1 से बिलोंग करता है। तो यहाँ पर आपको हर एक कंपोनेंट की कंप्रेहेंसिव कवरेज मिलेगी। यहाँ पे क्लासेस हैं रिकॉर्डेड और लाइव जो नोटिफिकेशन के बाद स्टार्ट होंगी। नोट्स हैं, डाउनलोड कर सकते हो। करंट अफेयर मैगजीन है, सॉल्व PYQs हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट हैं और फुल लेंथ टेस्ट हैं। 18 महीने की वैलिडिटी है और डिस्काउंट आप लोगों को यहाँ पर दिया गया है। सेकंड कोर्स स्पेशल पेड कोर्स कौन से बच्चों के लिए जो केस 2 से बिलोंग करते हैं, यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन में या फिर किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन में GSN क्वेरी प्रिपेयर कर चुके हैं लेकिन स्पेशल कंपोनेंट्स प्रिपेयर नहीं कर रखे हैं, वो इन कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो कि यहाँ पे आपको स्पेशल कंपोनेंट्स की कंप्रेहेंसिव कवरेज मिल जाएगी। स्टेट, अकाउंटेंसी, सोशल सिक्योरिटी, लेबर लॉ, कंप्यूटर अवेयरनेस, इनके वीडियोस, नोट्स, क्विज आप देख सकते हैं और GSN क्वेरी के आपको प्रैक्टिस MCQs मिल जाएंगे। और तीसरा कोर्स है टेस्ट सीरीज, उन बच्चों के लिए जिनका एक बार सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, केस 3 वाले जो कि अब सिर्फ रिविजन और प्रैक्टिस करना चाहते हैं। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। सर प्लीज क्लैरिफाई, अंडर SC कैटेगरी इन UPSC APFC इफ ही गेट्स टॉप स्कोर विल ही गेट जॉब इन ओपन मेरिट लिस्ट और SC ST? देखो नरेश, अगर आपके वहां पर ही टॉप स्कोर आ रहा है तो फिर आप SC ST कैटेगरी में जो है आप काउंट होंगे। ठीक है, आपकी कैटेगरी जो है नहीं शिफ्ट होगी, ऐसे टेंशन मत लीजिए आप। नो डिप्लोमा ट्रेवलिंग सोल्जर, जो डिप्लोमा है वो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है अप्लाई करने के लिए, इसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं है। अगर आपके पास डिप्लोमा नहीं भी है ना तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, टेंशन मत लीजिए। अगर आप ग्रेजुएट हैं यू कैन अप्लाई फॉर द एग्जामिनेशन विदाउट एनी टेंशन। डिप्लोमा होना एक डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, अगर वो नहीं भी है तो भी काम चलेगा। ठीक है सर, कैन आई प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्जामिनेशन? दीपांशु बिल्कुल कर सकते हो, बट ध्यान रखिएगा भाई आप बैंकिंग के लिए क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश जो प्रिपेयर कर रहे हो आपका SH यहाँ पर काम आ जाएगा, लेकिन जो कंपोनेंट APFC एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर करोगे उनको आपने बहुत डेडिकेटेडली टाइम लगा के प्रिपेयर करना है, क्योंकि बैंकिंग एग्जाम में हम GS को बहुत डेप्थ में प्रिपेयर नहीं करते हैं, अकाउंटेंसी, लेबर लॉ में प्रिपेयर नहीं करते, तो वहां पर इनको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। QRE वही प्रिपरेशन आपको काम आएगी। तो जो भी आपका डेली शेड्यूल है उसको आप डिवाइड कर लीजिए कि भाई दिन में 40% टाइम बैंकिंग प्रिपरेशन के लिए और 60% टाइम APFC की प्रिपरेशन के लिए। ठीक है दीपांशु। समर्थ, डियर सर आप 4 महीने में पूरा कवर करेंगे, इसका सब्सक्रिप्शन लेने पर न्यू क्लास होगा ना? समर्थ, हमारी जो लाइव क्लासेस होंगी वहां पर हम आपको रिवीजन और प्रैक्टिस करवाएंगे अच्छे से और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करवाएंगे। और अगर आप ये रिकॉर्डेड कोर्स ले लेते हो जहाँ पे लाइव क्लासेस भी होंगी तो रिकॉर्डेड वीडियोस की मदद से भी आपको चीजें कवर कर सकते हैं। बट मैं अगेन कह रहा हूँ कि कोर्स कंप्लीट तब होगा जब आप अपना टाइम डेली का जो डिवोट करें वो इंक्रीज करेंगे। एटलीस्ट अगर आप 7-8 घंटे डिवोट करते हैं तो आप कोर्स को 3 महीने में भी कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन 6 घंटे डिवोट करने में आपको 4 महीने तो लगेंगे ही लगेंगे। ठीक है समझ। हिंदी मीडियम में क्लास होगी नई UPSC, ये कोर्स जो है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में है और कंटेंट सारा इंग्लिश लैंग्वेज में है। हिंदी मीडियम के लिए हमारे पास कोर्स नहीं है। वे टू ज्वाइन फॉर कोर्स कंटिन्यूटी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना आपको एक लिंक मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। ये पेज खुलेगा, आप इस पेज पे नीचे आएंगे। ठीक है, तो इस पेज पे नीचे आके आप लोगों को ये जो कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, या फिर आप गूगल पे एडुटैब सर्च करिए। आप गूगल पे एडुटैब सर्च करेंगे तो ठीक है हमारा पेज ऐसे आएगा, आप इस पे क्लिक करेंगे तो वो पेज खुलेगा। उस पेज पे कोर्सेज पे जाके आप UPSC UPFO कोर्सेज पे क्लिक करके कोर्सेज पेज पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, डिप्लोमा नहीं है, 32 एज है। ट्रेवलिंग सोल्जर अगर डिप्लोमा नहीं है, एज 32 है तो आप APFC एग्जाम के लिए एलिजिबल है। EOA एग्जाम के लिए आप एलिजिबल नहीं, वहां पे मैक्सिमम एज लिमिट 30 थी, आप APFC एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। आप फॉर्म फिल पक्का कर दीजिएगा। ठीक है, योजना कुरुक्षेत्र मैंने आपका जवाब दे दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और डाउट देखते हैं भाई लोगों के।
क्या डाउट है आप लोगों के? मैं एक बार चैट देख लेता हूँ, जस्ट वेट अ मिनट। व्हाट इज द डेट फॉर एज कैलकुलेशन? अतुल 18 अगस्त 2025 जो कि लास्ट डेट ऑफ फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म है, वो कट ऑफ डेट है अपनी एज चेक करने के लिए। अगर आप 18 अगस्त 2025 को जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 35 क्रॉस कर चुके तो आप दोनों एग्जाम के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। अगर आप 18 अगस्त 2025 को 30 से लेकर 35 के बीच में हो, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आप एपीएफसी एग्जाम दे पाओगे। और अगर आप 18 अगस्त 2025 को 30 से कम के हो तो आप दोनों एग्जाम्स दे पाओगे। ठीक है अतुल। नरेश, ओके। क्षमा सर, आपका कोर्स इंटरव्यू भी कवर करता है? बिल्कुल क्षमा, यहाँ पर आपको इंटरव्यू गाइडेंस भी मिलेगी, तो आप लोगों को इसके बारे में टेंशन नहीं लेनी है। मेरी जॉब 9 to 7 है, ओनली 8 आवर्स लेफ्ट, कैन आई क्रैक? अवधेश, मुश्किल है, ठीक है, आपको थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड करना पड़ेगा। अगर आप 5 से 6 घंटे निकाल लो अगले 4 महीने तो पॉसिबिलिटी है, बट मेहनत करनी पड़ेगी। अगेन ये आपका डिसीजन है कि बुक्स प्रेफर करनी है कोर्स। बुक्स में आपको चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी एंड टू एंड, कोर्स में आपको सब कुछ बना बनाया मान मिल जाएगा। तो आप अगर कम टाइम होल्ड करते हो तो मैं रिकमेंड करूंगा कि भाई आप कोर्स में आओ, हमारे या किसी भी कोर्स में आप एनरोल कर लो जो आपको सुटेबल लगता है। सर लेबर एंड अकाउंट्स का नोट्स मिलेगा? क्रिएटिव, बिल्कुल। यहाँ पर जो कोर्स मैंने दिखाए हैं आपको, इनमें लेबर लॉ और अकाउंट्स के आप लोगों को नोट्स भी मिलेंगे और चैप्टर वाइज क्विज भी मिलेंगे। 30 ईयर्स ओल्ड, एम आई एलिजिबल फॉर बोथ एपीएफसी ईओ? 30 ईयर्स के अगर हो चुके हो, क्रॉस कर चुके हो और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप फिर एपीएफसी के लिए एलिजिबल हो। लेकिन अगर अभी 30 से छोटे हो तो दोनों के लिए एलिजिबल हो, अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो। लाइफ टाइम सेवर, अगर आप 30 ईयर्स के हो चुके हो और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप सिर्फ एपीएफसी एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। ठीक है। व्हाट इज द डेट फॉर एजुकेशन? अतुल आंसर दे दिया भाई, कितनी बार पूछोगे? सर बुक्स में कितने टाइम और टेस्ट में कितने टाइम लगाने चाहिए? एल डोराडो, बुक्स में आपको काफी टाइम लगेगा क्योंकि काफी कंटेंट आपको वहां से जो है फिल्टर करना पड़ेगा। एटलीस्ट मैं यही कहूंगा कि भाई बुक्स में आप जो है एक बार सिलेबस कवर करने के लिए 3 महीने तो कम मिनिमम लगाओ ही लगाओ, और बाकी टाइम आप फिर प्रैक्टिस और रिवीजन में लगाओ। सर एपीएफसी में क्या एलिजिबिलिटी है? आई हैव डन एम आई बी ए। सर क्षमा, अगर आपने बीए कर ली है, आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं तो आप एपीएफसी एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपकी एज लिमिट जो है वो 35 से कम होनी चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती हैं। कोई और डाउट किसी बच्चे को? प्लीज लिखते जाइए, मैं चेक करता जा रहा हूँ आपके डाउट। आई होप जितने ही बच्चे डाउट लिख रहे हैं उनको आंसर मिलते भी जा रहे हैं। प्लीज प्लीज दोस्तों, प्लीज अपने डाउट पूछिए, कुछ प्रिपरेशन के रिगार्डिंग भी डाउट पूछ लीजिए। सर जी एपीएफसी और ईओ दोनों एक साथ दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। जब आप अप्लाई करने जाएंगे ना, फॉर्म फिल करेंगे, तो वहां पर आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, अप्लाई फॉर ईओ ओनली, एपीएफसी ओनली, बोथ, तो आप बोथ भी चूज कर सकते हैं। सर मैं कब तक परचेज कर सकती हूँ आपका कोर्स? क्षमा, आपके सामने, आप जब चाहे तब परचेज कर सकते हैं। ठीक है, कोर्स आपके सामने ऑलरेडी हमने दे दिया है, लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के शेयर कर दिया है, आप इसमें कभी भी जाके इसमें एनरोल कर सकते हैं। लिस्ट ऑफ बुक्स इन लास्ट ईयर समरी, अमरनाथ मैं आपको दोबारा बता देता हूँ सारी बुक्स के बारे में। देखिए ध्यान से सुनिए, अगर मैं बात करूँ क्वांट की, आर एस अग्रवाल, अगर मैं बात करूँ रीजनिंग की, आर एस अग्रवाल, इंग्लिश के लिए एस वी बख्शी की बुक, अकाउंटिंग के लिए आप जो है डॉक्टर डी के गोयल की बुक फॉलो कर सकते हैं, आयर एंड लेबर लॉ के लिए आईआर के लिए प्याली घोष, लेबर लॉ के लिए मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की वेबसाइट पे आपको बेयर एक्ट मिल जाएंगे, सोशल सिक्योरिटी के लिए अगेन बेयर एक्ट आपको मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की वेबसाइट पे मिल जाएंगे। इसके बाद जो आता है हमारा कंपोनेंट ऑडिटिंग, टी एन शर्मा की बुक, इंश्योरेंस के लिए एडे की ई बुक, हिस्ट्री के लिए आप लोग फॉलो कर सकते हैं स्पेक्ट्रम बाय राजीव अहीर, कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया सर, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, साइंस के लिए एनसीईआरटी क्लास 6 से 10th की, कंप्यूटर साइंस की, कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए अनंत पब्लिकेशन की बुक आती है वो आप फॉलो कर सकते हैं। कोई कंपोनेंट शायद बचा नहीं, सारे कवर हो गए हैं। ठीक है, ओके, मैं और डाउट देख लेता हूँ। फीस थोड़ी हाई है देवांश, 15 कंपोनेंट है भाई, बहुत बड़ा सिलेबस है, इसको कवर करने के लिए इतनी फीस तो जायज है। सर मैं 33 ओल्ड, आई एम एलिजिबल फॉर एपीएफसी? शर्माली बिल्कुल एलिजिबल हो आप। समझ, 2 ही एग्जाम है, 3 एग्जाम नहीं शर्मा, 2 ही एग्जाम है, एपीएफसी एंड ईओ। ईपीएफ तो ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर आप बाद में जॉब करोगे, तो दोनों एग्जामिनेशन एक ही दिन में कंडक्ट होंगे। मॉर्निंग में ईओ एग्जाम हो सकता है, इवनिंग में एपीएफसी एग्जाम हो सकता है। ठीक है सर, इफ आई गिव 10 डेली आवर्स, अब 10 तो बहुत सही है यार, अगर आप 10 घंटे डेली दे रहे हो तो हो सकता है आपका सिलेक्शन, अगर आप ढंग से दे रहे हो। क्वालिटी की बात भी कर रहा हूँ मैं, सिर्फ क्वांटिटी की बात नहीं कर रहा हूँ। थैंक यू शर्मा, थैंक यू। लाइफ टाइम मैंने बहुत अच्छे से बताया कि भाई 4 महीने बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर आप इनफ जो है लेवल अपना रेज कर पाओगे एग्जाम क्लियर करने के लिए, क्योंकि 4 महीने थोड़े कम है। बट अगेन अगर टाइम इंक्रीज करते हो, दिन रात एक करते हो, तो आपको जो है पॉसिबिलिटी देखने को मिलेगी। क्लास कभी से स्टार्ट होगी? क्रिएटिव कैप्चर जो रिकॉर्डेड क्लासेस वो ऑलरेडी हैं, लाइव क्लासेस आपको फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त से देखने को मिलेंगी। अरियन पब्लिकेशन की बुक कंप्यूटर के लिए, हाँ रोहित इनफ है। ठीक है, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सीजीएल एंड हैव कॉमर्स बैकग्राउंड, शुड आई प्रिपेयर? केजीएम बिल्कुल, आप क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश लगभग 35 क्वेश्चन प्रिपेयर्ड आपके हैं। करंट अफेयर भी आप प्रिपेयर कर रहे होंगे तो 40 क्वेश्चन के आसपास हो गया। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के, अकाउंटेंसी के 15 क्वेश्चन, 55 क्वेश्चन के लिए आप थोड़े रेडी हैं। बाकी अगर प्रिपरेशन कर लेंगे तो आप और रेडी खुद को बना लेंगे। 4 महीने इज गुड टाइम।
विदाउट टेक एनी, बिल्कुल अबे बिल्कुल कर सकते हो आप। अगर आपने कोर्स नहीं भी लिया, आप सेल्फ स्टडी से प्रिपरेशन करो तो भी आपके चांसेस हैं सिलेक्शन के। ऐसा कोई रूल नहीं है कि भाई कोर्स वाले ही सिलेक्ट होंगे। कोर्स लेके अगर पढ़ोगे नहीं तो क्या फायदा। तो कोर्स लेके पढ़ेंगे तो ही सिलेक्शन के चांसेस बनेंगे, जो सेल्फ स्टडी के थ्रू भी पॉसिबल है। फिर आई एम यूपीएससी एस्पिरेंट, तो जीएस एंड क्वांट इज डूएबल, हाउ टू कवर न्यू सब्जेक्ट लाइक लेबर लॉ, में मैंने पूरी स्ट्रेटेजी बताई, एक बार आप देख लीजिएगा इसको। नहीं, अगर आप कोर्स लेते हैं फिर आपको बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये जो आपने मैंने गाइड बुक का लिंक दिया इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर जब क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल आईडी पे डाउनलोड करेंगे तो ईमेल आईडी पे आपको जो है ये पीवाईक्यू और गाइड बुक आ जाएगी, आप वहां से इनको चेक कर सकते हैं। पलक मैंने पूरी बुक्स की लिस्ट बता दी है। फिर आप अकेले नहीं, क्रिएटिव मैं सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ाने वाला, बहुत सारे टीचर है, हमारी पूरी टीम है, आपको फोटोज भी दिख रही होगी पूरी टीम की, ये आप लोगों को डिफरेंट कंपोनेंट्स पढ़ाएंगे। ठीक है, मास्टर कोर्स प्राइस है ना, तब अगर आप मास्टर कोर्स का प्राइस देखें तो 50% डिस्काउंट, अगर आप कूपन कोड लगाते हैं IP52 तो आपको 4608 का पड़ेगा। ठीक है, कोई और डाउट किसी बच्चे का? फिर आपके स्पेशल कोर्स के अलावा कुछ और पढ़ना पड़ेगा। बैंक स्पेशल कंपोनेंट्स के लिए कोर्स काफी अच्छा है, आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हो। ठीक है, पलक फॉर द लेबर सेक्शन एंड अकाउंट्स, अगेन पलक मैंने कोर्स आपको बताया है। लेबर सेक्शन के लिए कोई बुक नहीं है एज सच, आप मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की वेबसाइट से कोर्स डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, लेबर लॉस डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, और अकाउंट्स के लिए आप DK गोयल की बुक फॉलो कर सकते हो। हिनाता, जब आप आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कोर्स लिंक देखने को मिलेगा, या फिर आप एडुटैप गूगल पे जाके एडुटैप सर्च करिए। आप जब गूगल पे आके एडुटैप सर्च करेंगे तो आपको हमारा ये लिंक देखने को मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आके आप कोर्सेज पे क्लिक करिएगा, EPFO कोर्सेज पे क्लिक करिएगा, नीचे जाइएगा, सिंगल कोर्स चूज करिएगा, और यहाँ पे आके आप बाय नाउ पे जाके कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, क्षमा, करंट अफेयर की लाइव क्लासेस नहीं होंगी, करंट अफेयर की आपको रिकॉर्ड जो है मंथली मैगजीन और आपको मंथली क्विजेज मिलेंगे, क्योंकि करंट अफेयर में पढ़ाने का कुछ नहीं होता, पढ़ने का होता है बेसिकली। यूट्यूब तक थोड़ा तैयारी कर सकते हैं सनी, मतलब आप कहेंगे कि सर आप कोचिंग वाले हो, आप इसलिए जवाब दे रहे हो, बट यूट्यूब से अच्छी तैयारी नहीं होती। अगर मैं आपको एज अ बिग ब्रदर या फिर बड़े भाई की तरह भी सलाह दूं तो यूट्यूब के थ्रू आप कंप्रेहेंसिव प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे, आप टुकड़ों में प्रिपरेशन कर पाओगे, इनकम्प्लीट प्रिपरेशन कर पाओगे, और आपको बाद में रियलाइज होगी ये मिस्टेक। तो मैं आपको ऑनेस्ट एडवाइस ये दूंगा कि यूट्यूब इज नॉट अ गुड मीडियम, या तो आप बुक से तैयारी करो या फिर आप कोर्स से तैयारी करो। नोट्स कोर्स के साथ मिलेंगे आपको, नोट्स पहले ही दिन मिल जाएंगे, आप उनको डाउनलोड भी कर सकते हो। कोई और डाउट किसी बच्चे का? दोस्तों ये था एक सेशन प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के रिगार्डिंग। ठीक है, हम और भी सेशन आपके लिए लेकर आएंगे ताकि आप लोगों को और क्लैरिटी मिले। तो अगर कोई और डाउट आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज लेट मी फिनिश दिस पर्टिकुलर सेशन। ठीक है, तो दोस्तों प्लीज़ ध्यान से तैयारी करना शुरू कर दीजिए, अच्छे से तैयारी करना शुरू कर दीजिए, ताकि आप इन एग्जाम्स में अच्छे रिजल्ट लेकर आए और अगली बार आपको इन एग्जाम्स के लिए दोबारा प्रिपेयर करने की जरूरत ना पड़े। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।